ब्रेकिंग न्यूज रूस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि अब बातचीत का रास्ता खत्म हो चुका है। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन मसले का हल अब शांति से निकाला जाना मुमकिन नहीं है। इसे सीधे सीधे जंग के ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। असल में रूस की सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक के बाद पुतिन का यह बयान आया। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन विवाद का अंत अब शांति से होने की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या माना जाए? देखिए, ये अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं इंडिकेशन है जिस बात का जिक्र जो है जो बाइडेन कर रहे थे कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, यूक्रेन पे इन्वेड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बयान पुतिन का आया है उससे साफ हो रहा है कि अब वो भी पूरी तरीके से तैयार हैं और उन्होंने अपना मंशा बता दी है कि अब जो है पीसफुली जो रिजॉल्व होना है वो क्राइसिस अब नहीं होता नजर आ रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से साफ ये संदेश दे दिया है। शुक्रिया संदीप आपका। मुंबई के मलाड इलाके में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान आमने सामने आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए एक बयान के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज कोटक के ऑफिस को घेरने का ऐलान किया। लेकिन उनके विरोध प्रदर्शन से पहले ही बीजेपी के कई कार्यकर्ता सांसद मनोज कोटक के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। आप देख सकते हैं बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहले से ही आ गए। बीजेपी सांसद ने नसीहत दी कि कांग्रेस को संसद के बयान का जवाब संसद में ही देना चाहिए, इस तरह सड़कें जाम करके नहीं। संसद में बात करते न हुए आप जनता को परेशान करने के लिए मोर्चों की नौटंकी कर दे। बीजेपी सांसद के समर्थन में वहां कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया, जिनके साथ राम कदम भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने तय वक्त पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप की अगुवाई में बीजेपी सांसद के ऑफिस की तरफ हल्ला बोल दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने सारे इलाके को घेर लिया। वहां हंगामे की आशंका की वजह से पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। जहां पहुंचते ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुंबई से सांसद होने के नाते मनोज कोटक को खुद ही इस बात का विरोध करना चाहिए। अगर वो बोल नहीं पाते और इस तरह से समर्थन कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र द्रोही है। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से धक्का मुक्की करते भी दिखे, जिसके बाद भाई जगताप समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सौभाग्य की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए लोकसभा में कहा था कि लॉकडाउन के वक्त सरकार ने यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र छोड़ने पर मजबूर किया, जिसका विरोध जताने के लिए कांग्रेस ने मुंबई के तमाम बीजेपी सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्नाटक के नंदी हिल्स में वायुसेना ने एक लड़के की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बताया गया कि यह लड़का पहाड़ी से गिरकर एक पेड़ के सहारे घंटों तक लटका रहा, जिसे बचाने की कोशिश पहले चिकबल्लापुर पुलिस ने की। हालांकि जब वो उसे निकालने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने एयरफोर्स की मदद ली, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर उस जगह पर भेजा गया जहां वो लड़का फंसा था। हेलीकॉप्टर से उतरे जवान ने बड़ी सावधानी से वहां पहुंचकर लड़के की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। इसके बाद जवान ने उस लड़के को रस्सियों की मदद से खुद से बांधा और हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा किया, जिसके बाद वायुसेना के लोगों ने उन दोनों को ऊपर खींच लिया। सौभाग्य की बात यह कि कर्नाटक के नंदी हिल से गिरकर यह लड़का करीब 300 फीट नीचे एक पेड़ पर लटक गया, जिसे बचाने के लिए सेना के मी-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 5 घंटे चला, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अमेरिका के एक प्रोजेक्ट के खिलाफ बड़ा बवाल हो गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका नेपाल को 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद करेगा और इसी से जुड़े बिल को वहां की संसद में पेश किया गया और कई राजनीतिक दल इसके विरोध में खड़े हो गए। इसके बाद तो वहां की संसद के बाहर ऐसा आंदोलन छिड़ा कि पुलिस वालों के उसे काबू करने में पसीने छूट गए। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस बल को प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार करनी पड़ी। इससे भी वो लोग शांत नहीं हुए तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस वालों को जब उनका ये हथियार भी फेल होता दिखा, तब पुलिस ने सड़क पर उतरे लोगों को वहां से हटाने के लिए उन पर रबर की गोलियां भी चलाईं। इससे पहले नेपाल पुलिस ने आंदोलनकारियों को बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग इतनी ज्यादा संख्या में थे कि पुलिस वालों का उन्हें रोकने में दम निकल गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड गिरा दिए। उन्होंने उन्हें सड़क पर ऐसे पटकना शुरू कर दिया जैसे खिलौने हों। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पथराव भी शुरू कर दिया। यहां तक कि कुछ देर बाद उन लोगों के हाथ में जो आया उन्होंने वही उठाकर पुलिस वालों पर फेंका और जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि पुलिस के साथ हुई इस तीखी झड़प में बड़ी तादाद में लोगों को चोटें भी आईं।
सौबात की एक बात है कि नेपाल की सरकार ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े बिल को पास करने के लिए 28 फरवरी तक की समय सीमा तय कर दी, जिसके बाद विरोध बढ़ता चला गया। नेपाल के राजनीतिक दल अमेरिका के इस प्रोजेक्ट पर अलग थलग हो गए। वामपंथी दलों का तो कहना है कि यह प्रोजेक्ट देश हित में नहीं है और ये चीन का मुकाबला करने के लिए। यह समझौता साल 2017 में अमेरिका और नेपाल के बीच हुआ था। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री एमजी रेड्डी रहे। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री एमजी रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से हैदराबाद में निधन हो गया। वो 49 साल के थे और उन्हें सुबह घर में बेहोश होने के बाद अपोलो अस्पताल लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें देश में लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। मौलिक कर्तव्य के तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, तिरंगे का सम्मान और संविधान का पालन करना शामिल है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने एलओसी के पास आग लगा दी। इसके बाद यह आग धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र तक पहुंच गई। इसकी वजह से वहां कई बारूदी सुरंगें फटनी शुरू हो गईं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा की और समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों पर कोरोना संकट में जनता को अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। जो संकट का साथी नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। जयपुर एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ एक विदेशी महिला को पकड़ा गया। आशंका जताई गई कि इस महिला ने अपने शरीर के अंदर अब भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपा रखे हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान पर। पेरिस में चल रही एफएटीएफ की बैठक की वजह से इमरान खान की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मिलने वाली कई तरह की आर्थिक मदद पर बैन लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही कर्ज में डूबे पाकिस्तान पर कंगाल होने का खतरा मंडराने लगेगा। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या हो सकता है अब इसमें एफएटीएफ की बैठक में? जी किशोर, देखिए एफएटीएफ की बैठक की शुरुआत से ही पाकिस्तान की जो है सांसें अब अटकने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत जरूरत है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आए। लेकिन जिस तरीके से उसने आतंक विरोधी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग पर किसी भी तरीके की लगाम नहीं लगाई है, तो ज्यादा उम्मीद यही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो है ग्रे से अब ब्लैक लिस्ट में चला जाए। और अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाता है, तो उसके लिए मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि उन्होंने वो जो 27 शर्तें हैं जिसको कि फुलफिल करना था, पूरा करना था, उसको उन्होंने पूरा किया है। मतलब टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ की बैठक पेरिस में शुरू हो चुकी है और उस बैठक में यह तय होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या नहीं। जून 2018 से ही पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। इन 4 साल में पाकिस्तान कई बार छटपटाया, लेकिन ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया। इस बार तो एफएटीएफ की बैठक शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की मीडिया में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट होना तय है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से मजीद डाउनग्रेड करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान का हमदर्द चीन कई मामलों में उसकी मदद करता रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान इस कदर फंसा हुआ है कि उसे चीन से भी मदद की उम्मीद नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि फेटअप के मामले में चीन एक खास हद से ज्यादा हमें रिस्क्यू कर सकेगा। पेरिस में शुरू हुई एफएटीएफ की बैठक के बाद से ही इमरान खान की सरकार में खलबली मची हुई, क्योंकि कर्ज में डूबे पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। असल में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के मामले में 34 बिंदुओं पर काम करने को कहा था। यानी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान दिया था और पाकिस्तान को उस पर काम करना था, जिससे यह पता चल सके कि उसकी नीयत आतंकियों को पालने की नहीं बल्कि उन्हें खत्म करने की। लेकिन खबर है, पिछली बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कुछ खास कदम नहीं उठाए, इसलिए एफएटीएफ उसे ब्लैकलिस्ट में डाल सकता है, जिसका मतलब यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। उसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या किसी भी फाइनेंशियल बॉडी से किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। सौबात की एक बात यह कि भारत समेत 39 देश एफएटीएफ के सदस्य हैं और पाकिस्तान को यह लिस्ट से बाहर आने के लिए कम से कम 12 सदस्यों का समर्थन जुटाना होगा। लेकिन ये ग्रे लिस्ट से बाहर आना तो दूर, आतंकवाद को समर्थन पर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होने की कगार पर पहुंच चुका है। आतंकवाद पर दिए अपने बयान पर प्रियंका गांधी विरोधियों के निशाने पर आ गई। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने यूपी के हरदोई में अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आए फैसले का जिक्र किया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लिए बिना आरोप लगाया था कि कुछ सियासी पार्टियां आतंकियों पर मेहरबान रही।
जिसके अगले दिन प्रियंका गांधी ने पीएम के बयान पर प्रतिक्रिया दी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने आतंकवाद से जुड़ी बातों को फिजूल बोल दिया। फिजूल की बातें, आतंकवादी, ये वो क्या फिजूल की बातें हैं? प्रियंका ने जैसे ही ये बयान दिया, बीजेपी ने उन पर हमला कर दिया। बम धमाके में हमारे लोगों की जान लेने वालों को सजा कराना ये फालतू चीज है क्या? करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? प्रियंका गांधी लखनऊ में प्रचार करने पहुंची थीं, जहां उन्होंने ये बयान दिया। सौभाग्य की बात यह कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खुलकर बात की थी और आरोप लगाया था कि कई सियासी पार्टियां वोट बैंक के लालच में इस ओर ध्यान नहीं देती, जिस पर प्रियंका का बयान आते ही सियासी घमासान छिड़ गया। एक्टर ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर के शादी में डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2 दिन पहले फरहान अख्तर ने महाराष्ट्र के खंडाला में शिवानी दांडेकर से शादी कर ली, जिसमें ऋतिक रोशन ने अपने दोस्त फरहान अख्तर के साथ डांस किया, वो भी फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा के मशहूर गाने सेनोरिटा पर। इस गाने को फिल्म में इन्हीं दोनों एक्टरों पर फिल्माया गया था। शादी में गाना बजा तो वीडियो में फरहान को देखकर ऐसा लगा मानो उन्हें फिल्म के गाने की शूटिंग याद आ गई और वो ऋतिक के साथ गाने के स्टेप्स दोहराते दिखे। लेकिन एक पल ऐसा भी आया जब ऋतिक गाने के हुक स्टेप को ही भूल गए। हालांकि उन्होंने चंद सेकंड बाद ही उस पर फरहान अख्तर के साथ ताल से ताल मिलाकर फिर नाचना शुरू कर दिया। सौभाग्य की बात यह कि इस वीडियो के वायरल होने की वजह ऋतिक रोशन का गाने का हुक स्टेप भूलना रहा। दोनों के डांस का ये वीडियो अख्तर परिवार के खंडाला में मौजूद फार्म हाउस का बताया गया, जहां फरहान और शिवानी शादी के बंधन में बंध गए। करीब 4 साल की रिलेशनशिप के बाद दोनों सितारों ने शादी रचाई, जिसमें फिल्मी जगत के कई सितारे शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में चुनाव प्रचार किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में एक रैली की और शोले फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए दूसरे दलों पर हमला बोला। जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। श्रीलंका ने भारत के साथ होने वाली T20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया, लेकिन इसमें खराब फिटनेस की वजह से बल्लेबाज भानुका राजपक्षे को जगह नहीं मिली। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में सुरक्षा बल ने छापेमारी की और नक्सलियों के रखे कई हथियार और दूसरी चीजें बरामद की। मुंबई के नगर निगम बीएमसी की एक टीम फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पहुंची। आरोप है कि राणे ने अपने मकान में अवैध निर्माण करवाया है। बीएमसी की टीम ने इन्हीं आरोपों की 3 घंटे तक वहां जांच की। इससे पहले नारायण राणे ने सफाई दी थी कि इमारत में अवैध निर्माण करवाने के आरोप गलत हैं। नारायण राणे ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जब इमारत बनी थी, घर बने थे, तो कोई भी अनियमितता और इरेगुलरिटीज नहीं की गई थी। यूपी के आजमगढ़ में 4 लोगों की मौत के मामले में आशंका जताई गई कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। इसी मामले में 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 16 साल के भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एक बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। प्रज्ञानंदा ने एयर थिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में ये कामयाबी हासिल की। इसी के साथ वो टूर्नामेंट में 8 अंकों के साथ 12वें नंबर पर पहुंच गए। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का काम शुरू हो गया। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के बीते साल दिए आदेश के बाद शुरू हुई, जिसके तहत नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद सुपरटेक की हाउसिंग सोसाइटी एमरल्ड कोर्ट के 2 अवैध टावरों में मजदूरों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो बिल्डिंग में तोड़फोड़ का काम है वो शुरू हो चुका है, को आगे फर्दर जो बेचा जाएगा। इस काम के लिए वहां करीब 70 मजदूर बुलाए गए, जो 8 इंजीनियरों की निगरानी में दोनों टावरों को गिराने का काम करेंगे। 22 मई यानी 3 महीने के अंदर मजदूरों को इन अवैध टावरों को ढहाना है, जिसके बाद 22 अगस्त तक मलबा हटाने का काम होगा। सौभाग्य की एक बात यह कि सुपरटेक के इन टावरों को गिराने में करीब 17 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। हालांकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक इनको गिराने का खर्च भी कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। लखनऊ के महिला कांस्टेबल हत्याकांड में एक तहसीलदार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि मामले के तार प्रतापगढ़ के एक तहसीलदार से जुड़े हुए हैं, जिस पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप लगा। महिला कांस्टेबल रुचि सिंह लखनऊ के डीजीपी कार्यालय में तैनात थे, जिनका शव लखनऊ के वृंदावन इलाके के एक नाले से मिला। पुलिस ने जब महिला कांस्टेबल रुचि सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझाई तो जैसे एक फिल्मी कहानी सामने आ गई, जिसकी शुरुआत 5 साल पहले फेसबुक पर हुई। शुरू में तो ये किसी आम प्रेम कहानी जैसी लगी, जिसमें 2 लोग पहले दोस्त बने और फिर उन्हें प्यार हो गया। लेकिन प्रेम कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रतापगढ़ के तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने रुचि सिंह से शादी करने से इनकार कर दिया।
ये पद्मेश ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था। लेकिन रुचि सिंह शादी का दबाव बनाती रहीं और यही बनी उनकी हत्या की वजह, क्योंकि पद्मेश श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की चाल चली। और इन दोनों का प्लान हुआ कि अब इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। आरोप है कि इस साजिश में इन दोनों पति पत्नी का एक और शख्स ने भी साथ दिया। पुलिस ने बताया कि इस तीसरे आरोपी की जमीन का मामला तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ही देख रहा था, जिसकी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और तीनों ने मिलकर महिला कांस्टेबल रुचि सिंह की हत्या की प्लानिंग की। बिजनौर की रहने वाली रुचि सिंह 13 फरवरी को अचानक लापता हो गई। वो पुलिस कर्मचारी थी, इसलिए उन्हें लगातार ढूंढा जा रहा था। 17 फरवरी को उनका शव एक नाले में पड़ा मिला था, जिसके बाद पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव और रुचि सिंह दोनों की लास्ट लोकेशन लखनऊ का वृंदावन इलाका था। जिसके बाद पुलिस ने पद्मेश को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में उसने सारा सच उगल दिया और हत्या की पूरी प्लानिंग का राज खुल गया। पुलिस ने बताया कि पद्मेश और रुचि का अफेयर 5 साल से चल रहा था। रुचि शादीशुदा थी और उनका तलाक होने वाला था और उन्हें जैसे ही कोर्ट से तलाक की फाइनल तारीख मिली, वो पद्मेश पर शादी का दबाव बनाने लगी। लेकिन पद्मेश तो शादी करना ही नहीं चाहता था। यही वजह रही कि उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बता दिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर एक तीसरे शख्स की मदद की। पुलिस ने जानकारी दी कि तीनों आरोपियों ने रुचि सिंह की लखनऊ में हत्या की और फिर शव नाले में फेंक दिया। सौभाग्य की बात यह कि रुचि सिंह साल 2019 बैच की सिपाही थी और लखनऊ में डीजीपी कार्यालय में तैनात थी। वो गोमती नगर में किराए के एक मकान में रहती थी, जिनके लापता होने के बाद उनकी जोर शोर से तलाश चल रही थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी तहसीलदार ने गुनाह कबूल किया है। उसके बयान के आधार पर ही उसकी पत्नी और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई। मुंबई पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि ये चोर स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चढ़कर वारदात को अंजाम देते थे, जिन्हें मलाड इलाके से एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये लोग दीवार के सहारे घरों तक पहुंचते और लोहे की ग्रिल काटकर उनमें दाखिल हो जाते। इसके बाद वहां से सारा सामान चुराकर वो उसी दीवार के सहारे उतरकर फरार हो जाते थे, जिनमें 2 आरोपियों को पुलिस ने राजस्थान और मुंबई से गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से सोने के गहने और घड़ियां बरामद की गईं। साथ ही दावा किया गया कि उनसे पूछताछ कर गिरोह के बाकी लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। सौभाग्य की बात है कि मुंबई के मलाड इलाके में इस तरह की वारदात बढ़ने के बाद लोगों ने शिकायत की, जिसकी जांच के दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इन फुटेज के जरिए ही इस गिरोह का सुराग मिला, जिसकी मदद से पुलिस चोरी तक पहुंची। लखनऊ में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में एक रैली की। वहां उन्होंने महंगाई और खाद के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। 5 सालों में महंगाई घटी है क्या? नहीं घटी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक हवाई जहाज में बन रहा रेस्टोरेंट चर्चा में आ गया। कबाड़ हो चुके इस प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट से बीते महीने ही वहां लाया गया, जिसमें अभी रेस्टोरेंट की तरह सभी सुविधाएं देने का काम जारी है। एरोप्लेन के अंदर लोग फूड रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मिलेगा। बताया गया कि इस रेस्टोरेंट में एक साथ 70 लोग बैठ सकेंगे और वहाँ उन्हें खाना परोसने वालों को एयर होस्टेस जैसी पोशाक पहनाई जाएगी। ड्रिंक्स पे भी हम जैसे किटी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, इनके लिए हम इसको पूरा डेवलप करके बहुत अच्छा बनाएंगे इसको भी। कोच राहुल द्रविड़ ने रिद्धिमान साहा को टीम इंडिया में जगह न देने के आरोपों पर सफाई दी। द्रविड़ ने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि साहा को ये बातें मीडिया या कहीं से सुनने को मिले, इसलिए उन्होंने साहा को बता दिया था कि अब उन्हें टीम में जगह मिलना मुश्किल है। 2 दिन पहले रिद्धिमान साहा ने दुख जताते हुए कहा था कि द्रविड़ ने उन्हें संन्यास लेने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर बजट के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी। देश में दवाइयों के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाली संस्था DCGI ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ये कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। UAE में होने वाले दृष्टिहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। ये टूर्नामेंट भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत अगले महीने 12 मार्च से होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना के बेड़े की समीक्षा की।
उन्होंने 60 से ज्यादा जहाजों और पनडुब्बियों समेत 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना के बेड़े का निरीक्षण किया, जिसके लिए वो स्वदेशी पोत INS सुमित्रा पर सवार हुए। इसके बाद राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबमरीन INS वेला का भी निरीक्षण किया। ये पूरी तरह स्वदेशी होने के साथ अब तक की भारत की सबसे हाईटेक और ताकतवर सबमरीन भी है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। रोज सुन सुन के उन अल्फाज का डर बैठ गया, रोज सुन सुन के उन अल्फाज का डर बैठ गया, दिल किसी तौर संभाला तो जिगर बैठ गया। सौभाग्य की एक बात कही शुजा ने, हम बहुत खुश थे कि बारिश के भी दिन बीत गए, धूप 2 रोज पड़ी ऐसी कि घर बैठ गया। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की।